इंडियन इकोनॉमी, सीबीएसई क्लास 12th की वो पुस्तक जो एग्जाम में 40 नंबर की आएगी। मजेदार। इस पुस्तक के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इट मींस इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से डेवलपमेंट लेकर के आती है और क्या स्ट्रैटेजीज रहती है, क्या पॉलिसीज रहती है और आज हम कहां पर हैं, किस स्थिति पर हैं, सब कुछ देखेंगे। मजेदार है, जम के पढ़ेंगे और गोरों का मुंह तो फोड़ देंगे। शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल भारत के अंदर कब आता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी में भारत को एक हार मिलती है। इसी वक्त ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर आते हैं और उनका यहां पर आगमन होता है। इसी पीरियड को ना कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलोनियलिज्म। इसे क्या कहते हैं? कॉलोनियलिज्म दो देशों के बीच में पॉलिटिकल या सोशल रिलेशन है। तो पॉलिटिकल सोशल रिलेशन है मतलब कि जहां पर एक कंट्री तो होगी रूलर और दूसरी क्या होगी इसकी कॉलोनी। और जो रूलर कंट्री होती है इसी कंट्री का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल होता है और यही सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या करती है, फ्रेम करती है। किसके लिए? कॉलोनी के लिए। और हमारे उस समय पर ब्रिटेन क्या था? रूलर बना और हमारा जो इंडिया है वो क्या बना? इसकी कॉलोनी। तो ब्रिटेन रूलर हुआ और इंडियन इकोनॉमी की क्या हो गई? कॉलोनी हो गई। तो ब्रिटेन क्या करता था? सभी पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया के ऊपर रखता था, सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करता था, ब्रिटेन फ्रेम करता था। इसका मतलब पूरा का पूरा ना ब्रिटेन का राज चलने लगा इंडिया के ऊपर और इंडिया क्या बन गया? ब्रिटेन का एक तरीके से गुलाम बन गया। तो कॉलोनियलिज्म क्या है? दो कंट्रीज के बीच में एक पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन है जहां पर एक कंट्री रूलर और दूसरी उसकी कॉलोनी होती है। रूलर कंट्री क्या करती है? सभी पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या करती है? फ्रेम करती है। किसके लिए? कॉलोनी के लिए। और कॉलोनी उसे क्या करती है? मानती है। भाई मानना पड़ेगा क्योंकि अब आप गुलाम हो, मान रहे थे, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं मानेंगे, सिर्फ 190 साल मानेंगे, इसके बाद तो हम आजाद हो जाएंगे। तो चलो, इनका बेसिक पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मेन और बेसिक पर्पज क्या था? ब्रिटिश रूल का मेन पर्पज था कि वो इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी क्या करे? इस्तेमाल करे। फीडर इकोनॉमी मतलब कि यहां के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का वो क्या करे? इस्तेमाल करे, जिससे कि उनकी इकोनॉमी को क्या पहुंचे? उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचे और वो अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके? डेवलप कर सके। तो दे यूज्ड इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ऑन इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को चमकाने के लिए उन्होंने क्या किया? इंडियन इकोनॉमी को यूज किया, हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया। और इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के थे, मतलब कि हम ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कह जाते हैं, कुछ था हमारे यहाँ पर। और सोने की चिड़िया नहीं मतलब कि सोने का ऐसे कोई चिड़िया नहीं उड़ती थी हमारे यहाँ पर। सोने की यहाँ खदान तो थी। तो मतलब बहुत सारी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर पाए जाते थे जिसकी वजह से हमें क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। लेकिन उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का कोयला हो गया, ठीक है, सोने की खदान हो गई, यहाँ की खेती बाड़ी हो गई, ठीक है, यहाँ की जमीन की उपजाऊता हो गई, मतलब कि प्रोडक्टिविटी हो गई लैंड की, और यहाँ के मतलब कि जितने भी फार्मर्स थे उनके मैन पावर हो गई, इन सभी का इस्तेमाल किया जिससे कि वो क्या कर सके? अपने ब्रिटिश इकोनॉमी को क्या कर सके? चमका सके। यही उनका क्या था? बेसिक पर्पस था कि वो इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी इस्तेमाल करे फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ऑन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब चलो बात करते हैं ना कि चलो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को हार्म किया, एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ऑन इकोनॉमी। लेकिन चलो जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उससे पहले की बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। इट मींस बिफोर 1757, 1757 में ब्रिटिशर्स आए थे तो उससे पहले की बात कर लेते हैं। भाई उससे पहले की बात करें तो हमारी इकोनॉमी के बारे में तीन बातें कही जाती है।
प्रोस्पेरियस इकोनॉमी थी। इसका मतलब समृद्ध। प्रोस्पेरियस का मतलब होता है वी वर सेल्फ रिलायंट, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट। हम मतलब कि आत्मनिर्भर थे, सेल्फ रिलायंट थे, हम इंडिपेंडेंट थे, मतलब कि हम स्वतंत्र थे, और हम प्रॉस्पेरियस थे, हम समृद्ध थे, मतलब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, हम खाते पीते थे, खुश रहते थे, तान के सोते थे चादर, मतलब हैप्पीली अपनी लाइफ को हम लोग जी रहे थे। तो हमारी इकोनॉमी के बारे में इसलिए क्या कहा गया है, प्रॉस्पेरियस कहा गया है। एग्रेरियन कहा गया, एग्रेरियन क्यों कहा गया, एग्रेरियन इकोनॉमी इसलिए कहा गया है क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम वर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। उस समय पे मतलब लगभग जनसंख्या किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, फॉर देयर लिवलीहुड, उसके लिवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए, मतलब जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कुछ चाहिए होगा। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते थे, अपने खेतों में क्या करते थे, अनाज अनाज उगा लिया करते थे, इतना उगा लिया करते थे, ज्यादा भी नहीं उगाते थे कि हमें कहीं लाद के ले जाना है मरने के बाद, नहीं, हम वही हिसाब किताब था हमारा कि आए हैं खाली हाथ, जाना खाली हाथ है। तो हम इतना उगा लेते थे कि अपने परिवार का पेट पाल सके, हम खुद खुश रह सके, अपने को कमी नहीं होने देते थे। लेकिन और लगभग ऐसी ना 75% जनसंख्या कर रही थी भारत की, 75% पॉपुलेशन यही कर रही थी। मतलब एग्रीरियन इकोनॉमी इसीलिए है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो मेन सोर्स था लिवलीहुड का वो क्या था, एग्रीकल्चर था। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हम उस वक्त ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जाने माने थे। वी वर एंजॉइंग द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर ना वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, फॉर यूजिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेटर क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप। मतलब कि हमारे पास ना रॉ मटेरियल जो थे, कच्चे माल जो हुआ करते थे, मैंने बताया अभी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, तो हमारे जो रॉ मटेरियल्स थे वो भी हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, बहुत फाइन क्वालिटी का होता था, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता था। और क्राफ्टमैनशिप मतलब कि गुड़ तो भारत के लोगों के अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है, और तुम लोग अपने अपने गुड़ को देख लो तो कोई ना कोई तो कलाकारी होगी तुम्हारे अंदर। तो ऐसे ही अपने 25% जनसंख्या ऐसी थी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर अपना नाम बना रखी थी। कौन कौन सी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल्स की, मतलब कपड़े उपड़े उद्योग थे, कपड़ा उद्योग था वहां पर, ठीक है। प्रीशियस मेटल्स, मतलब कि बहुत जो महंगे धातु होते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गए, ठीक है, हीरे हो गए, इन सब में। और उसके बाद अगर बात करो तो स्टोन्स, पत्थरों के उद्योग में, मतलब मॉन्यूमेंट्स अपने यहाँ पे देखते हो ना कैसे बने होते हैं, रंग बिरंगे पत्थरों से लगा करके। और उस वक्त तो बहुत सारी चीजें, सजावटी की चीजें बनाई जाती थी, मूर्ति, शिल्पकारी, बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब डिजाइन की जाती थी। तो मतलब कि हम लोग क्या थे, हम लोग खुशहाल थे, हमारी मतलब कि मेन लिवलीहुड था एग्रीकल्चर, खेती होती करके हम अपना घर बार चला लेते थे अच्छे खासे, और खुश रहते थे, मजे में पड़े रहते थे, दो रोटी खा करके। और 25% जनसंख्या भारत देश का नाम भी बना रखी थी, सिर्फ 25% उस वक्त इन्वॉल्व थी। और बात करते हैं उसके बाद, तो इतनी अच्छी खासी इंडियन इकोनॉमी क्या हुई, ब्रिटिश रूल के अंदर पस्त हो गई, ढेर हो गई। ब्रिटिशर्स जब यहां पर आए तो इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन इकोनॉमी को देखा जाए तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो दे यूज्ड आवर इकोनॉमी फॉर देयर ऑन प्रोटेक्शन, फॉर देयर ऑन प्रमोशन। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ना अपने प्रोडक्शन, अपने प्रमोशन के लिए यूज किया, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यूज किया। मतलब कि हमारी इकोनॉमी का इस्तेमाल जो भी किया, या हमारे यहां पर जितने भी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए, उन पॉलिसीज का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, नहीं, ऐसे कैसे डेवलप कर देंगे भाई, तुम कौन सा उनको कुछ दे रहे हो, तुमसे कुछ ले रहे हैं, छीन रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना लेने देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे इंडियन इकोनॉमी को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि यहां से वो सब कुछ उजाड़ करके लेकर के गए, और क्या किए, अपने यहां पर उन्होंने बना लिया, अच्छा खासा बर्बाद किया, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी को। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, मतलब क्यों कहा जाता है कि एक्चुअल में किसी भी देश की तरक्की ना, या किसी भी देश का विकास, ठीक है, किससे देखा जाता है, उसके नेशनल इनकम से और पर कैपिटा इनकम से। मतलब कि नेशनल इनकम राष्ट्र की आय, और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, कि हर एक व्यक्ति कितना कितना कमा रहा है। अगर उस वक्त में बात करूं ना, तो पहली बात उन्होंने कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया, कि ब्रिटिशर्स ने कोई सिंसियर अटेम्प्ट करवाया हो कि इंडिया के डेवलपमेंट को चेक करना, नहीं, कुछ भी अटेम्प्ट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किया तो क्या, कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया। कुछ हमारे यहाँ के महान अर्थशास्त्री थे, कुछ विद्वान थे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, मतलब बहुत था, कोशिश कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअली खुद ही बहुत सारे ऐसे, मतलब कि कोशिश के बावजूद, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद, उन्होंने अपनी
इंडियन इकोनॉमी के नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक भाई कामयाब भी रहे। सबसे पहले पता किसने किया था इसकी कोशिश? सबसे पहले नाम लिया जाता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को क्या किया था? मेजर किया था। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नौरोजी के साथ डॉक्टर VKRV राव, फिंडले सिराज, विलियम डिग्बे, RC देसाई, ऐसे कुछ महान महान लोग हैं जो बहुत सारी हर्डल्स के बाद भी क्या करते हैं? अटेम्प्ट करते हैं कि हम अपने भारत को देखें तो सही कि ये विकास कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और इन सभी के जो रिजल्ट्स आए ना, वो मतलब कि प्रॉपर नहीं थे, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, संतोषजनक नहीं रहे किसी के भी रिजल्ट। इनमें सबसे बेटर जो रिजल्ट माना गया वो माना गया डॉक्टर राव का, डॉक्टर VKRV राव। तो धन्यवाद उनका। लेकिन आगे अगर हम देखते हैं कि इन सभी को मिला जुला करके जो रिजल्ट या आता है या फाइनली जो बात कही जाती है वो यही कही जाती है कि हमारा जो नेशनल इनकम था ना वो 2% से भी कम था, और बात करें अगर पर कैपिटा इनकम की तो वो 0.5% से भी कम था। तो ऐसी कुछ हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, ऐसी कुछ शुरुआत होती है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। इसी तरीके से हम इसको आगे पढ़ेंगे और कहानी की तरह जोड़ते हुए चलेंगे और देखेंगे अगली वीडियो में कि कैसे कैसे उन्होंने हमारे सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ठीक है, ट्रेड सेक्टर, कैसे कैसे उन्होंने हमारे सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया और क्या उनकी पॉलिसीज रही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।